अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। आप अपना टेक्स्ट बुक देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखा हुआ वहां पर। मैं नाम बताऊं उससे पहले आपको देख लो। देखिए आप लोगों का नाम, क्या नाम है चैप्टर का? बताओ क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सही है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर आपने 9th में सॉल्व कर चुका है। ठीक, देखो वो 9th में सम था, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वाला, और इसी ही कंसेप्ट को हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में भी सॉल्व किया हुआ है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वाला। बस अब मालूम क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में उसी ही साइमल्टेनियस वाले कंसेप्ट को हम देखेंगे कि और किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहले आप सिर्फ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से ही सॉल्व करते थे ना, अब आपको नए नए मेथड इंट्रोड्यूस होंगे। कभी क्वेश्चन कहेगा कि जाओ साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करो, तो कभी क्वेश्चन कहेगा जाओ साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो। तो यही फर्क है। ठीक, ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट समझाते हैं। इस पूरे चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है। हम लोग 1.1 से शुरू करते हैं। अब अगर मैं 1.1 की बात करूं, देखना आप लोग, एक्सरसाइज 1.1, उसमें 2 मेन क्वेश्चन है। मैं आपको 2 से स्टार्ट करवा रहा हूं। जैसे ही आपका 2 फिनिश हो जाएगा, आप मेन क्वेश्चन 1 खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आधी बात समझ में? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देख रहे हो तो मेन क्वेश्चन 1 कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्म में है, तो जरा भी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपने मेन क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, हम शुरू करें। चलो, एक्सरसाइज 1.1 मेन क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या क्या बोला गया है? बताओ क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब अगर बात है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड सिंपल, दूसरा मेथड क्रैमर्स, और तीसरा मेथड ग्राफिकल। दिखा? अगर आप 1.1 देखो तो सिर्फ इतना लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आप 1.2 देखो तो लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अगर आप 1.3 देखो तो लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। 1.4 को बाद में देख लेंगे। 1.5 आपका वर्ड प्रॉब्लम जैसा होगा। ठीक है, अगर आप फिर से सुनो, साइमल्टेनियस को सॉल्व करने के लिए पूरे 3 तरीका। पहला सिंपल, दूसरा ग्राफिकली, तीसरा क्रैमर। 1.1 सिंपल साइमल्टेनियस को लेके है, 1.2 ग्राफिकली को लेके है, 1.3 क्रैमर को लेके है। सही। फिर अगर अब आपके मन में ये सोच आ रही होगी कि सर इस पूरे स्टेटमेंट में सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी सिंपल नहीं दिख रहा है, तो ये सिंपल वाला वर्ड कहां से आ गया? तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सिंपल है ना, सिंपल, वो मेरा दिया हुआ वर्ड है। सुने हैं आप एट द एंड आप एक एडिट करोगे कि जब क्वेश्चन मेथड पे साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन कहता है ग्राफिकली यूज करो तो ग्राफिकली यूज करने का, अगर क्वेश्चन कहता है क्रैमर यूज करो तो क्रैमर यूज करने का, और जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो उसको सिंपल मान के सम शुरू कर देने का। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपके? फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कंसेप्ट कौन सा है? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस को कितने तरह से सॉल्व करते हैं? 3, सिंपल, ग्राफिकली, क्रैमर। जब क्वेश्चन कहे कि चीजों को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आप उसको ग्राफिकली ही सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन कहे कि क्रैमर से सॉल्व करना है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि क्रैमर से ही सॉल्व करोगे। और जब क्वेश्चन कुछ ना कहे, एकदम साइलेंट रहे,
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल। ठीक, अब इस सिंपल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिया, आप इस स्टेप्स को कहीं बुक में साफ हैंड राइटिंग में लिख के रखो। मैं अब आगे चल के स्टेप्स मिटा दूंगा और आपको उस बुक से देख के स्टेप मैच करवाना है कि जो लिखाया गया है उसी ही के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, नहीं चल रहा। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टेप्स लिख लिया होगा, है ना। चालाकी नहीं करा करो, ऑनलाइन लेक्चर है, मैं नजर नहीं रख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप चीजें छिपा दोगे। कभी ना कभी क्लास खुलेगी तो हिसाब करूंगा फिर आपका। देखते हैं स्टेप्स की तरफ। अगर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमेशा आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, चाहे वो ग्राफिकली हो, चाहे वो क्रैमर हो, चाहे वो सिंपल हो, आपके पास हमेशा दो इक्वेशन होंगे। उस दो इक्वेशन को चेक करने का कि क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सुने, तो जब तक दो इक्वेशन नहीं है आप स्टेप्स की तरफ नहीं सोचोगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ये चेक करना कि क्या अवेलेबल दो इक्वेशन है। उस दो इक्वेशन को चेक करोगे कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब अगर मैं जिक्र करूं स्टैंडर्ड फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था आपसे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, हुलिया, वो दिखने में कैसा है, सही ना। अगर मैं कहूं कि मैं शाहरुख खान हूं, तो क्या आप यकीन करोगे मैं शाहरुख खान? नहीं, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर, मेरा हुलिया, मैं दिखने में शाहरुख खान जैसा नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं जैद सर हूं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि मेरा हुलिया, मैं दिखने में, मेरा स्ट्रक्चर जैद सर से मैच करता है। आई बात समझ में। उसी ही तरह से अगर मैं बोलूं ये पंखा है, यकीन करोगे ये पंखा है? नहीं, क्योंकि दिखने में पंखा नहीं है, ये तो बोर्ड है। आई बात समझ में। तो हर एक इक्वेशन का अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमको यही चेक करना है कि हमारे पास वो जो दो अवेलेबल इक्वेशन है ना, क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, ये चेक करेंगे कि वो दिया हुआ इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, पहले एक अल्फाबेट चाहिए, फिर दूसरा अल्फाबेट चाहिए, फिर इज इक्वल टू और फिर नंबर होना चाहिए। अगर दिए हुए लोग इस तरह से हैं तो ठीक, हम आगे चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 पे। चलो स्टेप नंबर 2, वर्टिकली अरेंज। दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक 2 + 2 4 और एक 2 + 2 4। इसे हम वर्टिकली कहते हैं, ऊपर नीचे लिखना। इसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, आजू बाजू लिखना। तो मेरा जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि मैं लोगों को वर्टिकली अरेंज करूंगा, ऊपर नीचे। अब जब मन में आया तब वर्टिकली अरेंज कर दो, ऐसा नहीं है। वर्टिकली अरेंज करने के लिए भी एक शर्त है, आउट ऑफ 2 कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। मैं बार बार पूछूंगा आपसे आगे चल के कि मेरा दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज है, तो वर्टिकली अरेंज की शर्त क्या है। तो आप बोलोगे दो अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या बोलोगे, दो अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे सम के अंदर। हम अपने तीसरे स्टेप पे आते हैं। वर्टिकली अरेंज कर दिया आपने, वर्टिकली अरेंज करने बाद या तो चीज एडिंग होगी या तो चीज सबट्रैक्टिंग होगी। वर्टिकली अरेंज कर दिया आपने, वर्टिकली अरेंज करने के बाद या तो चीज एडिंग होगी या तो चीज सबट्रैक्टिंग होगी। अब एडिंग कब और सबट्रैक्टिंग कब, उनकी भी शर्त है। एडिंग तब जब सेम टर्म की साइन अलग हो, सबट्रैक्टिंग तब जब सेम टर्म की साइन भी सेम हो। वर्टिकल अरेंज करने का, एडिंग या सबट्रैक्टिंग करने के बाद आपको एक अल्फाबेट मिल जाएगा, कोई समझिए एक अल्फाबेट मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन एम और एन इस्तेमाल कर रहा है तो अगर आपको एडिंग सबट्रैक्टिंग के बाद एम मिल चुका है तो आगे जाओगे उस एम को आसान वाले इक्वेशन में पुट करोगे और आपको एन भी मिल जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट स्टेप्स है। मैं सम शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार स्टेप्स याद कर लो। लिख तो चुके हो गया, अब आप याद करो। ठीक है, हम चलते हैं सम नंबर 3 की तरफ। फिर आप बोलोगे बाकी के सम, तो मैं तो ना आपको पूरा 8 सम कराऊंगा।
मैं आपको सम नंबर 3 करवाऊंगा, मैं आपको सम नंबर 4 करवाऊंगा, मैं आपको सम नंबर 6, 7 और 8 करवाऊंगा। बाकी जो बचते हैं वो सब आपके पास, बाकी जो बचते हैं वो सब आप सॉल्व करोगे। सम नंबर 3, ये जो 8 सम है उस 8 सम में से जो सबसे आसान वाला है वो सम नंबर 3 है, और मेरी यही वजह है कि मैं सम नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो पहला स्टेप। क्या पहला स्टेप है? लिखा हुआ है ना आपके पास, देखो तो क्या स्टेप है। चेक वेदर गिवन इक्वेशन आर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। पता लगाओ कि वो जो दी हुई चीज है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलो देखते हैं। 2 बार x 3 बार y इज इक्वल टू नंबर। मैं कह सकता हूं वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। 2 बार x 1 बार y इज इक्वल टू नंबर। मैं कह सकता हूं वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। फिर अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये कैसा वेरिएबल हुआ, ये तो नंबर 2, तो मैं कहूंगा ये 2 ऐसा नहीं है, ये ऐसा है x प्लस x। दिखा? तो ये 2 नंबर नहीं है, ये 2 बार x है। देखो ऐसा, तो वेरिएबल वेरिएबल। फिर यहां पे देखो 3 बार y, फिर इज इक्वल टू नंबर। आई बात समझ में? तो बच्चों की ऐसे सोच आती है कि वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर होना था, तो ये 2 नंबर यहां क्या कर रहा है? तो ये 2 नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 बार x 3 बार y। आई बात समझ में? तो मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि 2 बार x 3 बार y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो भले से आपको लग रहा होगा कि ये नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है, x 2 बार है। ठीक, आप फिर से चेक कर सकते हो। देखो 2 बार x वेरिएबल, 3 बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। 2 बार x वेरिएबल, 1 बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जरूरत नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। इस तरह से हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। इसको बोलने का तू इक्वेशन नंबर 1 ले ले, इसको बोलने का तू इक्वेशन नंबर 2 ले ले। ठीक, दूसरा स्टेप, लोगों को ऊपर नीचे लिखना होगा, समझाया था मैंने आपको, लेकिन ऊपर नीचे लिखने की शर्त है 2 अल्फाबेट में से किसी एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। 2 अल्फाबेट में से किसी एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट, फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कोएफिशिएंट क्या है? अल्फाबेट के पहले जो नंबर होते हैं ना, अल्फाबेट के पहले जो नंबर होते हैं उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अल्फाबेट के जो पहले नंबर होते हैं, अल्फाबेट के पहले जो नंबर होते हैं उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इस केस में 4 कोएफिशिएंट है, इस केस में 5 कोएफिशिएंट है, इस केस में 7 कोएफिशिएंट है, इस केस में -9 कोएफिशिएंट है। आ रही बात समझ में? तो जो हमारा दूसरा स्टेप है वर्टिकली अरेंज, उसके लिए जरूरी ये है कि 2 अल्फाबेट में से किसी एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम हो। अगर सेम रहा तो ठीक, अगर सेम नहीं रहा तो हम सेम करेंगे। ठीक है, चलो पहले चेक करते हैं कि क्या कोएफिशिएंट सेम है या कोएफिशिएंट सेम नहीं है। चलो, x, पहले इक्वेशन के x के पास क्या है? 2। दूसरे इक्वेशन के x के पास क्या है? 2। x सेम है ना, शायद पूरी हो गई ना 2 में से। अगर आप चेक करो दूसरा, पहले इक्वेशन के y के पास क्या है? 3। दूसरे इक्वेशन y के पास क्या है? 1। कुछ नहीं, मतलब 1। x को देखो, x सेम है, y को देखो, y सेम नहीं है। तो 2 में से कोई एक चीज सेम है ना, है कि नहीं? हाँ, 2 में से कोई एक चीज सेम है तो मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। अगर चीज सेम नहीं होती तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीजों को सेम किया होता। फिलहाल यहाँ पे अच्छी बात यह है 2 अल्फाबेट में से किसी एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम है। तो मैं फटाफट अपना दूसरा स्टेप ले लेता हूं। चलो, दूसरा स्टेप क्या है? वर्टिकली अरेंज 2x -3y
इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है, ध्यान दें इस चीज का। यहां पे दिख रहा है बीच में, दिख रहा है एम्प्टी स्पेस, यहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है, जरूरी है, लाइन छोड़नी ही है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। 2 स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप देखो अपनी बुक में, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सब्ट्रैक्टिंग कर सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सब्ट्रैक्टिंग कर सकता हूं। एडिंग उसकी अपनी अलग शर्त है, सब्ट्रैक्टिंग उसकी अपनी अलग शर्त है। एडिंग जब सेम टर्म साइन अलग तो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग जब सेम टर्म साइन सेम सब्ट्रैक्टिंग। तो एडिंग करना है या सब्ट्रैक्टिंग करना है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कंडीशन कौन सी है। जैसी कंडीशन आ रही होगी उसके हिसाब से आप काम करोगे। चलो चेक करते हैं। पहले देखो क्या y सेम है क्या? नहीं। एक y के पास 3 है, दूसरे y के पास 1 है, y सेम नहीं है। तो y को देख के फैसला नहीं करेंगे हम एडिंग करना है सब्ट्रैक्टिंग करना है। x को देखो क्या x सेम है? हाँ, यहां भी दो यहां भी दो, देखो x सेम है ना। तो जो सेम है, x सेम है, उनकी साइन चेक करो। इसके पास कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके पास कुछ नहीं मतलब प्लस। हाँ, जो सेम है उसकी साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। आई बात समझ में कि मैं क्यों सब्ट्रैक्टिंग करूंगा? एडिंग की अपनी शर्त है, सब्ट्रैक्टिंग की अपनी शर्त है। अगर मैं इस सम की बात करूं तो यहां पे सब्ट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग। यहां लिखो ऊपर अच्छी राइटिंग में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब सब्ट्रैक्टिंग का लोअर सीरीज पे असर होता है। क्या असर होता है? क्या असर होता है? हम जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो जो लोअर सीरीज है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। हम जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो उसका जो लोअर सीरीज है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये अपर सीरीज और ये लोअर। लोअर सीरीज की साइन चेंज करनी है। जो पहले प्लस 2x था वो क्या हो जाएगा? माइनस। जो पहले प्लस y था अब क्या हो जाएगा? माइनस। जो पहले प्लस 13 था अब क्या हो जाएगा? माइनस। आई बात समझ में? सॉल्व करो, आपको एक अल्फाबेट मिलेगा। उस एक अल्फाबेट को आप या तो 1 में पुट कर सकते हो या तो 2 में पुट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है 1 आसान है तो 1 में पुट कर दो, अगर आपको लगता है 2 आसान है तो 2 में पुट करो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो फिलहाल तो सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में 2x, माइनस में 2x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। हमको नई साइन देखनी होती है, न्यू, पुरानी वाली नहीं। ये पुरानी वाली थी, ये नई वाली। माइनस माइनस प्लस 3y और 1y, 4y। बड़े नंबर की साइन। 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 3 बड़ा है, बड़े नंबर की साइन। प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 9 4, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 9 4 और बड़े नंबर की साइन। ठीक है, इन सब में से मुझे y चाहिए, तो देखो मैं क्या करता हूं, माइनस माइनस कैंसल। y चाहिए, y अकेला होना चाहिए। इस y के पास ये वाला 4 नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, y इज इक्वल टू 1। इतना करने बाद आपका तीसरा स्टेप पूरा हो गया। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से एक अल्फाबेट मिल गया, आपका तीसरा स्टेप पूरा। चौथा स्टेप देखो, पुट लिखा हुआ, पुट। क्या पुट? जो मिला हुआ अल्फाबेट है उसकी वैल्यू या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो। अगर लगे 1 आसान है तो 1 में पुट कर देना, अगर लगे 2 आसान है तो 2 में पुट कर देना। फिलहाल जब मैं देख रहा हूं तो 2 ज्यादा आसान है तो मैं 2 में पुट कर दूंगा। 2 का 2, x की तो मैं खोज में हूं, प्लस का प्लस, y का 1 इज इक्वल टू 30। सॉल्व करो।
इन सब में से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए। बोलो बोलो, इन सब में से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए। प्लस वाला 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डी 13 माइनस 1 12, काट दो 2 1 जा 2 2 6 जा, x इज इक्वल टू 6। और इसी के साथ आपका सम नंबर 3 फिनिश। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आपने किसी ही तरह के सम 9th में सॉल्व कर चुके हो। मैं आपको वापस से इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। आगे चल के सम हल करके मुश्किल हो जाएगी। बाकी आपको तरीका यही अपनाना है जो आपने सम नंबर 1 में। मैं सम नंबर 4 स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सम नंबर 4, जरा भी घबराओ मत। अगर आपको स्टेप्स याद है तो आप सम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या बताओ। हम चेक करेंगे कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हम चेक करेंगे कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइमल्टेनियस का? वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। वेरिएबल, अल्फाबेट को वेरिएबल कहा जाता है। ABCD EF till Z, इसी को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि पहला हम चेक करेंगे कि जो दिए हुए इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलिए, 5 बार m वेरिएबल, 3 बार m वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, 1 बार m वेरिएबल, 6 बार m वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ, जो दिए हुए इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप, वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त, 2 अल्फाबेट में से किसी एक अल्फाबेट का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। चेक करते हैं। अगर मैं m की बात करूं तो पहले इक्वेशन के m के पास 5 है, दूसरे इक्वेशन के m के पास 1 है। m सेम नहीं, n पे आ जाओ, हो सकता है n सेम हो। पहले इक्वेशन के m के पास 3 है, दूसरे इक्वेशन के m के पास 6 है। ना तो m सेम है ना तो n सेम है। मैं बिना सेम किए हुए वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। अगर मैं मेरे पिछले सम की बात करूं तो वहां पे एक चीज सेम थी तो मैंने फटाफट वर्टिकली अरेंज कर लिया था। अगर मैं मेरे इस सम की बात करूं, सम नंबर 4, तो यहाँ पे ना तो m सेम है ना तो n सेम है। जब तक चीजें सेम नहीं हो जाती मैं वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। अब अगर चीज सेम नहीं है तो क्या मैं सम छोड़ दूं? नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे? चीज सेम नहीं है तो चीज को सेम करो। क्या बोलोगे? चीज सेम नहीं है ना, चीज को सेम करो। अब किसको सेम करो? m को सेम करूं या n को सेम करूं? मैं m को भी सेम कर सकता हूं, मैं n को भी सेम कर सकता हूं। मैं उसको सेम करूंगा जहां पे आसानी, जहां पे सहूलत ज्यादा है। चलो देखते हैं। अगर मुझे m को सेम करना पड़ जाए तो मैं दूसरे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है। अगर मुझे n को सेम करना पड़ जाए तो मैं पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, चीजें सेम हो जाएगी। देख रहे हो, मैं n को भी सेम कर सकता हूं, मैं n को भी सेम कर सकता हूं। मैं उसको सेम करूंगा जहां पे सहूलत ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे दोनों जगह सहूलत है। यहाँ भी एक बार मल्टीप्लाई करने पे चीज सेम हो जा रही है, यहाँ भी एक बार मल्टीप्लाई करने पे चीज सेम हो जा रही है। तो मैं किसी को भी सेम कर सकता हूँ। क्या बोलता है? किसको सेम करो? n को सेम कर लेते हैं। ऐसा कोई, आप अगर चाहो n को सेम कर लो, n को सेम कर लो, दोनों ही जगह सेम कन्वीनियंस है। ठीक है, चलो n को सेम कर लेते हैं। अब अगर मेरे को n को सेम करना है तो ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। अगर मुझे n को सेम करना है तो मुझे दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है। लिखो यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5। लिखा? मैं n को सेम करने जा रहा हूं। मैंने क्या प्लान किया कि मैं दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो मैंने यहाँ पे रफ प्लान किया वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिख दिया। मल्टीप्लाई करो दूसरे इक्वेशन को 5। चलो 5 इंटू m, 5m, 5 6 30,
5 7 जा 35, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, नया इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो जो नवा इक्वेशन आया मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको इक्वेशन नंबर 3 करो। अब इस 3 इक्वेशन में से वो कौन से 2 इक्वेशन है जिसकी एक चीज सेम है? इस 3 इक्वेशन में से वो कौन से 2 इक्वेशन है जिसकी एक चीज सेम है? तो आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 3, इनकी एक चीज सेम है। जिसकी एक चीज सेम है मैं उसको वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं, है ना। मैंने मल्टीप्लाई ही इसलिए किया था ताकि चीजें सेम हो जाए और फिर मैं उसको वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। अब जब जिनकी चीज सेम हो चुकी है उन्हें वर्टिकली अरेंज कर दो। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5m माइनस 13n इज इक्वल टू माइनस 35। ये रहे वो 2 इक्वेशन जिनकी एक चीज सेम थी। जिनकी एक चीज सेम है उनको मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सबट्रैक्टिंग कर सकता हूं। एडिंग की शर्त पूरी होती हुई दिखे तो एडिंग कर देना, सबट्रैक्टिंग की शर्त पूरी होती हुई दिखे तो सबट्रैक्टिंग कर देना। बताओ कौन सी शर्त पूरी हो रही है? सबट्रैक्टिंग की, है ना। जो सेम है, n सेम है 5 5, उसकी साइन भी सेम है। जो सेम है उसकी साइन भी सेम है। हम ऐसे केस में क्या करते हैं? सबट्रैक्टिंग करते हैं। सबट्रैक्टिंग का असर लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। दोहराते रहो, सबट्रैक्टिंग का असर लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। चलो यहां पे लिख दो पहले, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, सॉल्व करें। प्लस में 5m, माइनस में 5m कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 30 बार n में से 3 बार n गया, 27 बार n, और बड़े नंबर की साइन 3 और 30 में से बड़ा 30 है, 30 की नई साइन प्लस, हम नई साइन दिखाते हैं। तो 30 के पास माइनस भी है, 30 के पास प्लस भी है, माइनस था प्लस है, तो जो है हम दिखाते हैं। प्लस दिखाया नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि हाँ प्लस। ठीक है, आगे चलो। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, प्लस 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 35 प्लस 19 54, और बड़े नंबर की साइन। n चाहिए, n अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 27 1 जा 27 2 जा। इस तरह से मुझे एक अल्फाबेट मिल गया और मेरे 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथा स्टेप, पुट जो मिले हुए अल्फाबेट की वैल्यू है उसे किसी आसान वाले इक्वेशन में पुट करता। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 में से सबसे आसान 2 है। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। देखो, अगर आप इस n की वैल्यू 2 जो आई है उसको 1 में पुट करो, 2 में पुट करो और 3 में पुट करो, आप कहीं भी पुट करो, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर एक जैसा आएगा। मैंने 2 में पुट किया, मैं n की वैल्यू 2 में पुट कर रहा हूं। जो आंसर 2 में पुट करने से आएगा वही आंसर 1 में पुट करने से आएगा, वही आंसर 3 में पुट करने से आएगा, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पुट कर रहे हो, चीज सही से सॉल्व होना चाहिए, आंसर एक जैसा है। चलिए आगे सॉल्व करें। चलो, m की मैं खोज में हूं क्योंकि ऊपर से n मिल चुका है तो नीचे से n मिलेगा। माइनस का माइनस, 6 का 6, n की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -7। सॉल्व कर ले, m चाहिए, माइनस का माइनस, 6 2 जा 12। इन सब में से मुझे n चाहिए तो n अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस, जगह चेंज, साइन चेंज। सॉल्व करता हूं, m चाहिए, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गया 5, और बड़े नंबर की साइन बड़ा 12 है, प्लस है, प्लस हम दिखाते हैं। इस तरह से हमें n भी मिल गया और m भी मिल गया और हमारा सम नंबर 4 फिनिश। अब हमारा सम नंबर 6 शुरू होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? देखो बहुत आसान सम है, आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं।
सम नंबर 6, ये आज का हमारा आखिरी सम होगा। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सम नंबर 7 और सम नंबर 8 करवाऊंगा और हमारा 1.1 फिनिश हो चुका होगा। फिर देखेंगे हम आगे किस तरह से चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल सम नंबर 6 फिनिश करते हैं। चलो बताओ, हम लोग कौन से साइमल्टेनियस में डील कर रहे हैं? हम लोग सिंपल साइमल्टेनियस में डील कर रहे हैं, हम लोग ग्रामर में डील कर रहे हैं, या हम लोग ग्राफिकली में डील कर रहे हैं? सिंपल साइमल्टेनियस। फिर अगर मैं बोलूं कहां लिखा हुआ सिंपल, तब क्या बोलोगे? जब कुछ ना लिख के आए तो हम खुद से मान लेंगे कि ये क्या है, सिंपल साइमल्टेनियस। अब जरा मुझे आप सिंपल साइमल्टेनियस के स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप, चेक करेंगे कि जो दिए हुए दो इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चेक देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, कहीं भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ चीज दिख रही है क्या? क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं। क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं। क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो दिए हुए इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ये जो नीचे में 3 है ना वो नहीं चाहिए, मुझे ये जो नीचे में 4 है ना वो नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट या एट द एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द इक्वेशन मैं ये कह सकता हूं कि जो दिया हुआ फॉर्म है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब जब तक मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर लेता मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। अब देखो कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देखो किस वजह से इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप बोलोगे इस 3 की वजह से। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 3। सही। यहां पे लोग किस वजह से अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप बोलोगे इस 4 की वजह से। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 3। आई बात समझ में? जो 3 अपने को नहीं चाहिए, जिस वजह से इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उस 3 को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जो 4 के वजह से लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उस 4 को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई 4 करूंगा। फिर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर के हर बार ऐसे ही हटाया जाएगा अनवांटेड चीज को? तो मैं बोलूंगा नहीं। अगर वो अनवांटेड डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को हटाने का ट्रीटमेंट है मल्टीप्लाई। सुने, वो चीज जो अपने को नहीं चाहिए अगर वो डिनोमिनेटर में मौजूद है तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सुने, और भी काफी सारे कंसेप्ट है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, जब उनके समय है तो अपन बात करेंगे। फिलहाल मैं क्या बोलूंगा कि ये 3 नहीं चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो नीचे है, तो नीचे वालों को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई हमेशा। देखो मल्टीप्लाई बाय 3 ना, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो कहा वो कर रहा। अब इसकी बारी, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो मैं करके दिखाया। जो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करना है 4 से, वो मैंने करके दिखाया। अब काटो, देखो चीज आपको थोड़ी आसान लगी। 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 x बच गया। यहाँ पे कुछ है क्या ऊपर से कटने को? 3 × y 3y, 3 3 कैंसिल 10। हाँ, अब जो चीज आई ना वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है। देखो, एक बार x वेरिएबल, 3 बार y वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, इक्वेशन नंबर 1। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। 4 2 8x, 4 और 4 कैंसिल y, 4 और 4 कैंसिल 11, इक्वेशन नंबर। समझा? पहले लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, मैंने नेसेसरी स्टेप्स लिया लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। अब जो आई हुई चीज है क्या वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर।
लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। इसी ही के साथ मेरा स्टेप नंबर 1 फिनिश। अब स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 वर्टिकली अरेंज है ना। क्या शर्त है उसकी? दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, चलो। अगर मैं पहले इक्वेशन के x को देखूं तो इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1, इसके पास 8, x सेम नहीं। अगर मैं y को चेक करूं, पहले इक्वेशन के y के पास 3 है, दूसरे इक्वेशन के y के पास कुछ नहीं, मतलब 1 है। ना तो x सेम है ना तो y सेम है, मेरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, मैं वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। तो क्या सम छोड़ दूं? छोड़ दूं सम, ये बोल के चीज सेम नहीं है? नहीं ना। अगर चीज सेम नहीं है तो चीजों को सेम करो। हम उसको सेम करेंगे जहां पे सहूलत, जहां पे आसानी ज्यादा हो। चलो चेक करते हैं। अगर मैं x को सेम करना चाहूं तो पहले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 8 हो जाएगा। एक बार काम करने पे चीज सेम हो जाती है। अगर मैं y को सेम करना चाहूं तो दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार काम करने पे चीज सेम हो जाएगी। मैं x को भी सेम कर सकता हूं, मैं y को भी सेम कर सकता हूं, मैं उसको सेम करूंगा जहां पे सहूलत ज्यादा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटे लोग हैं, तो अगर मैं y को सेम करूं तो काम और आसानी से हो जाएगा। आप x को भी सेम करके काम कर सकते हो, लेकिन आप y से काम करो वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हमने फैसला ये कर लिया कि हम y को सेम करेंगे। कैसे कैसे सेम करेंगे? दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सेम करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, तो पहले रफ प्लान करने का, रफ को फिर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, चलो सॉल्व करा आगे। क्या बात हुई कि दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात हुई? दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ना दूसरा वाला 8 3 are 24, 3 into y 3y, 3 into 11 33, इक्वेशन नंबर 3। नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 इक्वेशन में से वो कौन से 2 इक्वेशन है जिसकी एक चीज सेम है? देख रहे हो? इस 3 इक्वेशन में से वो कौन से 2 इक्वेशन है जिसकी एक चीज सेम है? तो आप अगर देखो, मैं देखो राउंड करके रखा हूं 3/3y। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इनकी एक चीज सेम है। जिसकी एक चीज सेम है मैं उसको वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। x plus 3y is equal to 10, 24x plus 3y is equal to 33, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचने का, सुने, एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचने का, चाहे वो एडिंग हो चाहे वो सब्ट्रैक्टिंग हो, एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचने का। अब क्या लोग वर्टिकली अरेंज हो गए? हाँ, मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप या तो एडिंग होगा या तो सब्ट्रैक्टिंग होगा। एडिंग की अपनी शर्त, सब्ट्रैक्टिंग की अपनी शर्त। जिसकी शर्त पूरी होती हुई दिखे वो कर लेने का। फिलहाल मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट बोलता हूं, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग होगा। क्यों होगा? आपको पता है, मैंने पिछले 2 में सिखाया है। तो यहां अगर देखूं तो सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3 देख रहे हो? देखो 3 बार y 3 बार y वाले लोग सेम है, जो सेम है उसकी साइन भी सेम है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग का असर लोअर सीरीज की साइन चेंज। सब्ट्रैक्टिंग का असर लोअर सीरीज की साइन चेंज। सॉल्व करो। प्लस माइनस कैंसिल, y खत्म हो गया। प्लस माइनस माइनस, 24 बार x में से एक बार x गया, 23 बार x और बड़े नंबर की साइन। 24 बड़ा है ना, तो 24 की नई साइन क्या है? माइनस। हम प्लस नहीं दिखाते लेकिन हम माइनस दिखाते हैं ना। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 10 गया 23 और बड़े नंबर की साइन।
माइनस माइनस कैंसिल, इन सब में से मुझे x चाहिए, x अकेला होना चाहिए। यहाँ पे जो 23 एक्स्ट्रा है उसको यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई डिवाइड 23 वन जा x इज इक्वल टू 1। आपको एक अल्फाबेट मिल गया, आपका तीसरा स्टेप भी खत्म। चौथा स्टेप, पुट जो मिला हुआ अल्फाबेट की वैल्यू है उसको किसी आसान वाले इक्वेशन में पुट करो। देखो जरा सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान 1 है। तो आप क्या लिखोगे? पुट जो मिला हुआ x है 1 इन इक्वेशन 1। सही है। चलो 1 किधर है? 1 ये ना, x के बदले 1 लिखना है, ऐसी बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पुट x के बदले 1, तो x के बदले क्या आ गया? 1। प्लस का प्लस, 3 का 3, y तो अपने को चाहिए, लिखने दो 10 का 10। इन सब में से मुझे y चाहिए, तो y अकेला होना चाहिए। प्लस वाला 1 माइनस मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड, 10 में से 1 गया 9, 3 1 जा 3 3 जा, y इज इक्वल टू 3 और आपका ये सम खत्म। मैंने आज आपको मेरे लेक्चर में 3 सम करवाया, सम नंबर 3, सम नंबर 4 और सम नंबर 6। मैं अब आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में 2 सम और करवाऊंगा, सम नंबर 7 और सम नंबर 8। बाकी इसके अलावा 1.1 में जो भी बचता है वो आपको खुद से करना है। क्यों नहीं आएगा? सब मिलते जुलते सम है। मैंने आपको एक पुश दे दिया हूं, अब आप उसको खत्म करोगे। ठीक है? अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखो।